आज आएगी मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। एमपी सरकार बताएगी प्रदेश की वित्तीय हालत क्या है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आज आनी है। राज्य सरकार लाती है हर साल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में रोजगार, विकास दर, कृषि, औद्योगिक विकास का ब्यौरा होता है। राजकोषीय स्थिति की भी होती है इसमें जानकारी। बुधवार को पेश होगा मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट और उससे पहले जो मध्य प्रदेश की सरकार है अपना आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने जा रही है। अपनी एमपी सरकार बताएगी कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति, वित्तीय हालत है क्या। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं। श्याम, लगातार जो विपक्ष है वो कर्ज को लेकर एमपी सरकार पर आरोप लगातार रहता है। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होनी है मध्य प्रदेश की, जिसमें पता चल जाएगा कि प्रदेश की वित्तीय हालत आखिर है क्या। देखिए, वाकई में पिछले कुछ सालों में लगातार कर्ज लेने की स्थितियां रही हैं और इससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि सरकार इतना कर्ज लेकर क्या, जो कहावत है कि कर्ज लेकर घी पीना, ऐसा क्यों करना चाहिए। हमको खुद के संसाधन जुटाने चाहिए, खुद की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहिए। तो ये जो लेखा जोखा होगा उसमें समझ में आएगा कि कहाँ घाटा हो रहा है, कहाँ स्थिति ठीक है, विकास दर जो हम राष्ट्रीय विकास दर से हम कितना मैच खा पा रहे हैं, कितनी स्थिति ठीक है। तो तमाम स्थितियां जो है वो सामने आएंगी और इससे विपक्ष भी कुछ मुद्दे इसमें से उठा सकता है। बिल्कुल श्याम, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, बताना होगा कि कर्ज देकर कहां पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन राजस्व बढ़ सके, एमपी सरकार की हालत मजबूत हो सके, खजाना बढ़ सके, भर सके, इसके लिए सरकार को नए नए प्रयोग करने होंगे। जैसा कि 24 घंटे बाजार खोलने का फैसला सरकार यहां पर ले रही है, ऐसे फैसले सरकार को लेने होंगे ताकि कहीं ना कहीं खजाना भर सके, सरकार का वित्तीय हालत ठीक हो सके। बिल्कुल, आमतौर पर सरकारें, कोई भी राज्य सरकार या सरकारें फोकस करती है आबकारी नीति पर, लेकिन हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश को पर्यटन में फोकस करना चाहिए। इतनी अपार संभावना है, इतना हरा भरा प्रदेश है, इतना जंगल है, इतना वन्य जीव है, तो उस पर फोकस करेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, राजस्व मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य संसाधन है उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। हाँ, अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि आपको अपनी संपत्तियां बेचना ये कोई अच्छा समाधान नहीं हो सकता है खुद की स्थिति को मजबूत करने का, और कर्ज लेना उसी कंडीशन में ठीक होगा जब आपके पास कोई विकल्प ना हो। ठीक है श्याम, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। उज्जैन शिफ्ट होगा सिंहस्थ मेला प्राधिकरण। कई तैयारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे अधिकारी। ऐसा होने से धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2028 में उज्जैन में होगा सिंहस्थ का महाकुंभ का आयोजन। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला, उज्जैन ही शिफ्ट किया जाएगा सिंहस्थ मेला प्राधिकरण को। कई तैयारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे अधिकारी। ऐसा होता है तो धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसको लेकर 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है। वहीं बात होगी लोकसभा संसद की। संसद सत्र का आज 7वां दिन और सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार। कल आपने देखा होगा राहुल गांधी किस तरीके से बरसे थे। पीएम मोदी आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भी बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने कल कई गंभीर आरोप लगाए, कई मुद्दों को उठाया, कई मुद्दों को छेड़ा, केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री आज संसद में बोलते हुए, संबोधित करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली संवाददाता। अमृत, कल देखा था राहुल गांधी किस तरीके से बरसे थे, कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे। अब वक्त है उनको जवाब देने का। पीएम मोदी ने इसका जिम्मा संभाला है आज।
सुमित, आज प्रधानमंत्री मोदी 4 बजे के करीब अपना जो है संबोधन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे और ये बखूबी उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी ने जो खासतौर पे आरोप लगाए हैं उसको लेकर के वो काउंटर जरूर करेंगे। और किस तरह का काउंटर होगा ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। इसको लेकर के चारों तरफ चर्चा है। दिल्ली के गलियारों में खासतौर पे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चिंतक है, वो नजर बनाए हुए हैं। और इसके पहले एक खास बात यह है कि आज ही अखिलेश यादव भी विपक्ष की तरफ से अपना संबोधन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश करेंगे। तो यानी कि अब देखना होगा कि अखिलेश भी किस तरह से धार देते हैं और फिर सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष और खासतौर पे अखिलेश और राहुल गांधी के बयानों पर किस तरह से पलटवार करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ अपने विचार बल्कि अपनी वाक शैली को लेकर भी जाने जाते हैं और उनकी धारदार वाक शैली के आगे हमने कई बार देखा है कि विपक्ष पर वो हमलावर लगातार रहे हैं। अब इसके अलावा जो आज की जो घटनाक्रम है सदन के भीतर, वो इसको लेकर के गहमा गहमी है। अमृत, इस बार की संसद का स्वरूप पूरा बदला हुआ नजर आ रहा है। कल देखा था राहुल गांधी का कॉन्फ्रेंस, हमने देखा ये कॉन्फ्रेंस जो सीटें डबल हुई हैं उसका है। और निश्चित तौर पर आज जब अखिलेश यादव भी बोलेंगे, यूपी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है उनका अलग ही कॉन्फ्रेंस आज अखिलेश यादव का हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि कल राहुल गांधी का हमने देखने को मिला था। बिल्कुल, अखिलेश यादव उनकी पार्टी में से वो काम हुआ है जिसको विपक्ष अपना सदन के भीतर और बाहर भी ब्रांड एम्बेसडर बना रही है। और वो है जो है अयोध्या की सीट से विजयी हुए प्रत्याशी हैं। अब उसको लेकर के जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी भी आ गए सदन में, कल उन्होंने हाथ उठा करके बोला कि आप ही जो है सब कुछ है हमारे एक तरह से हिंदुत्व और काउंटर करने के लिए। जो पहले की स्थिति थी वो एकदम दूसरी है और जो है एक दूसरे पे हमलावर नजर आ रहे हैं। ये सदन में कल बड़ा ही एक अलग सी घटना देखने को मिली कि गृह मंत्री 2 बार उठे और उन्होंने जिस तरह से राहुल बेलाग अंदाज में बोल रहे थे उनको काउंटर करने के लिए स्पीकर से अनुरोध किया कि वो सत्ता पक्ष को संरक्षण दे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी के 4 ऐसे भाग है बयानों के जिसको बाद में सदन की कार्रवाई से हटाया गया। और ये 4 बातें थी जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के बात की थी। उसके अलावा उन्होंने नीट परीक्षा जो कि कहा कि अमीरों की पढ़ाई होकर रह गई है उसको हटाया गया है। इसी तरह से उनके जो 2 और बयान हैं, उनका ये भी कहना था कि बीजेपी किसानों को आतंकवादी कह रही है। ये भी एक बयान दिया था जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की थी। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब भोपाल से खबर। आज लॉन्च होगा लोकपथ मोबाइल ऐप। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका लोकार्पण करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। गड्ढों की सीधी फोटो जनता कर सकेगी अपलोड, तेजी से हो सकेगी गड्ढों की मरम्मत। देखिए बहुत अच्छी बात है, आज लॉन्च होने वाला है लोकपथ मोबाइल ऐप। इस ऐप के जरिए आप अपने इलाके की जो सड़कें हैं जो खराब हैं, जहां गड्ढे हो गए हैं, उसकी फोटो क्लिक कीजिए और सीधा अपलोड कर दीजिए, जिससे शासन प्रशासन सरकार तक इसकी जानकारी पहुंचेगी और सड़कों की मरम्मत हो पाएगी। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज सदन में गूंजेगा फिर से नरसिंह घोटाले का मुद्दा। सदन में 7 पत्रों को पटल पर रखा जाना है। कार्रवाई के दौरान सदन में 2 ध्यान आकर्षण होंगे। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो आज फिर से नरसिंह घोटाले की गूंज हमें सुनाई देगी। कल हमने देखा था किस तरीके से सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया। एप्रिन पहनकर पहुंचे हुए थे कांग्रेस नेता और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला। तो सड़क से लेकर सदन तक नरसिंह घोटाले को लेकर हंगामा कांग्रेस पार्टी ने कल किया है और आज भी नरसिंह घोटाले की गूंज हमें सुनाई देने वाली है। सदन में आज 7 पत्रों को पटल पर रखा जाना है। कार्रवाई के दौरान सदन में 2 ध्यान आकर्षण होंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विधायक आशीष गोविंद शर्मा रेल लाइन के लिए अधिकृत भूमि का कम मुआवजा को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष अमंत कटारे, विधायक जयवर्धन सिंह और विधायक लखन घनगौरिया सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। नर्सिंग कॉलेज को नियम विरुद्ध मान्यता देने पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तो कई मुद्दों को लेकर 2 ध्यान आकर्षण हैं। कार्रवाई के दौरान सदन में 2 ध्यान आकर्षण होंगे।
अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। विवेक, जिस तरीके से देखा था कल नरसिंह घोटाले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस हमलावर नजर आई है, आज भी नरसिंह घोटाले की गूंज होगी और दो ध्यान आकर्षण, आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं सत्र के। देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि कल सदन में ये मांग की गई थी कि स्थगन प्रस्ताव लेकर आकर इस नरसिंह मामले को चर्चा की जाए, लेकिन कल ध्यानाकर्षण की बात हो गई थी और आज ध्यानाकर्षण लगाया गया है और कांग्रेस के 4 विधायकों को उसमें चर्चा करने के लिए समय दिया गया है। जयवर्धन है, हेमंत कटारे हैं, तमाम सारे वो विधायक सदस्य हैं जो नरसिंह मामले को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और नरसिंह कॉलेजों को किस तरीके से फर्जी तरीके से मान्यता दी गई है, इस पर कांग्रेस आज सवाल उठाएगी। कल हालांकि सबसे बड़ी बात है कि कल उमंग सिंगार ने कहा था कि खुलासा किया जाएगा कि आखिर मंत्री विश्वास सारंग की भूमिका क्या थी, कौन से वो बड़े मगरमच्छ थे जो पूरे नरसिंह फर्जीवाड़े के जुड़े हुए हैं। तो आज भी इस पूरे मसले को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन आज सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी पेश करेगी। आखिर मध्य प्रदेश में वित्तीय स्थिति क्या है, तो आज ये रिपोर्ट आ जाएगी। इसके साथ ही कई सवाल भी लगे हुए हैं और प्रश्नोत्तरी के बाद ये ध्यानाकर्षण पे चर्चा नरसिंह मुद्दे को लेकर होगी। इसके अलावा बुधनी इंदौर रेलवे लाइन में जो किसानों की जमीनें फंसी हुई है उसका मुआवजा कम दिया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा ने चर्चा कराने का सदन से अनुरोध किया था और सदन की कार्रवाई में आज इसे भी शामिल किया गया है। 2 ध्यानाकर्षण, एक नरसिंह फर्जीवाड़े के मामले को लेकर है, एक बुधनी रेलवे लाइन में कम मुआवजा दिए जाने को लेकर है। तो और सबसे बड़ी बात है कि सरकार एक अपनी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी पेश करेगी। सुमित, ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आज फिर जो सदन है, सत्र है, विधानसभा सत्र है, उसके हंगामेदार होने के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में एनडीए के तमाम नेता मौजूद हैं। तो दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज ये बैठक हो रही है। बैठक में एनडीए तमाम नेता, एनडीए के तमाम घटक दल मौजूद हैं। विदिशा में सरपंच द्वारा बच्चों से बाल मजदूरी कराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बच्चे नाले की सफाई करते और कचरा ट्रॉली में भरते नजर आ रहे हैं। वहीं सरपंच के भाई बच्चों से बाल मजदूरी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बीते दिनों का बताया जा रहा है, जहां सरपंच ने पैसे बचाने के लालच में बाल अधिकारों का हनन किया। अब देखना होगा कि इस मामले पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या संज्ञान लेता है। कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल। कौन सी क्लास तक पढ़े हो? 5वीं। 5वीं तक। किसने बुलाया था तुम्हें? सुनील कुमार विश्वकर्मा सरपंच। और कितने पैसों में बुलाया था? 125 रुपये में एक टिरावली पे 4 जने लगी, 500 रुपये टिरावली। उधर इंदौर से खबर, जहां पर युग पुरुष आश्रम में 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हो गई। 5 बच्चे एम्बा अस्पताल में भर्ती हैं। खून में इन्फेक्शन होने की वजह बताई जा रही है। खून में इन्फेक्शन होने की आशंका जाहिर की जा रही है। 12 साल के कर्ण की सोमवार को मौत हुई थी। 7 साल के आकाश की मंगलवार को इलाज के दौरान जान चली गई है। अलग अलग जिलों से यहां लाए गए थे बच्चे। मल्हारगंज पुलिस बच्चों की मौत की जांच कर रही है कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युग पुरुष आश्रम में 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हो गई। 5 बच्चे एम्बा अस्पताल में भर्ती हैं। अभी भी ब्लड में इन्फेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। 12 साल के कर्ण की सोमवार को जांच ली गई थी और 7 साल के आकाश की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हुई थी। अलग अलग जिलों से बच्चे यहां लाए गए थे। मल्हारगंज पुलिस बच्चों की मौत की जांच कर रही है। खबर इंदौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर युग पुरुष आश्रम में 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 दिन में 2 बच्चों की जान चली गई है। 5 बच्चे एम्बा अस्पताल में एडमिट हैं। ब्लड में इन्फेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। 12 साल के कर्ण की सोमवार को मौत हुई थी। 7 साल के आकाश की मंगलवार को इलाज के दौरान जान चली गई। अलग अलग जिलों से बच्चे यहां पर लाए गए थे। मल्हारगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है तमाम पहलुओं के आधार पर, और जांच ये कर रही है कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई है। जो 5 बच्चे एम्बा अस्पताल में भर्ती हैं, तो आखिर क्या हो रहा है वहां पर।
जो बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं, जो बच्चों की जान चली गई। 2 दिन में 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती। कहा जा रहा है, बताया जाता है कि ब्लड में इंफेक्शन है इन बच्चों के। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। पुनीत, 2 बच्चों की जान चली जाना और 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। बच्चों की संख्या बढ़ गई है, 12 बच्चे हो गए हैं। शुरुआत में 5 बच्चे लाए गए थे और अभी 7 बच्चे और लाए गए हैं। 12 बच्चों को चाचा नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जबकि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके पीछे फूड पॉइजनिंग की वजह बताई जा रही है। युग पुरुष धाम ये एक आश्रम है जहां पर पूरे मध्य प्रदेश भर से अनाथ दिव्यांग बच्चों को लाया जाता है। यहाँ पर 200 से अधिक बच्चों को रखा हुआ है। इनमें से बीती रात अचानक से तबीयत खराब हुई थी और उल्टी दस्त होने की वजह से एक बच्चे की डेथ हो गई थी। जिस बच्चे की डेथ हुई है उसकी उम्र 7 वर्ष बताई जा रही है। उसके अलावा बाद में अन्य बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें एक के बाद एक कर चाचा नेहरू हॉस्पिटल में लाया गया है। मामले की जानकारी लगते ही खुद कलेक्टर आशीष सिंह हैं और डीसीपी विनोद पुनीत, ब्लड में इंफेक्शन की वजह से ये बच्चे बीमार हो रहे हैं या फिर आप जैसा बता रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है? 12 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, आप ये बता रहे थे, और 2 बच्चों की जान चली गई है। क्या और भी बच्चे बीमार हो सकते हैं? ऐसा आंकड़ा बढ़ सकता है क्या? जी देखिए, आंकड़ा बढ़ने की आशंका तो जताई जा रही है, लेकिन शुरुआत में यह बताया जा रहा था कि ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। चूंकि जिस एक बच्चे की पहले डेथ हुई थी उस बच्चे की बीमारी कुछ अलग थी, ऐसा कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि उस बच्चे को फिट्स आते थे, इस वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन उसके बाद जब दूसरे बच्चे की डेथ हुई तो तब भी यही माना गया कि कहीं ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं। लेकिन जब हॉस्पिटल उन बच्चों को लाया गया अभी थोड़ी देर पहले, जब डॉक्टर्स ने उनकी जांच की, तब यह स्पष्ट हो सका है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। देखिए, 12 बच्चों को ही फूड पॉइजनिंग हुई है, बाकी तमाम बच्चे जो वहां पर एडमिट हैं उन्हें स्वस्थ बताया जा रहा है। कलेक्टर ने ऐसा बोला है कि बाकी बच्चे स्वस्थ है। वहां पर लगभग 200 बच्चे भर्ती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भोपाल के बालिका गृह से 4 नाबालिग लड़कियां लापता हैं। नेहरू नगर बालिका गृह से लापता हुई हैं लड़कियां। कमला नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पहले भी लड़कियों के गायब होने की खबर आ चुकी है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। भोपाल के बालिका गृह से 4 नाबालिग लड़कियां लापता हो गईं। नेहरू नगर बालिका गृह से लापता हुई लड़कियां। राजधानी के सरकारी बालिका गृह से 4 बच्चियां लापता हुई हैं। ये वही सरकारी बालिका गृह है जहां से बच्चियां लापता हुई हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए अधीक्षक ने ये कहा है कि कोई व्यक्ति 4 बच्चियों को बहला फुसलाकर ले गया है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे इतनी सुरक्षा के बाद भी आखिर कौन व्यक्ति है जो लड़कियों को आसानी से बहला फुसलाकर ले गया, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा वार्डन और गार्ड तैनात रहते हैं। अगर कोई लड़की बाहर जाती है तो बाकायदा यहाँ पे जानकारी दी जाती है और बिना उनकी सहमति से कोई लड़की बाहर जा नहीं सकती। ऐसे में इस बालिका गृह से 4 बच्चियों को लापता होना एक सुरक्षा पर भी सवाल उठता है, क्योंकि कई बार इसी बालिका गृह से लड़कियों के लापता होने की खबरें आ चुकी है। हालांकि पुलिस में ये बताया गया है कि बहला फुसलाकर लेकर लड़कियों को कोई व्यक्ति लेकर गया है, लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि लड़कियां बाकायदा इसी बालिका गृह से जो लोहे की ग्रिल होती है खिड़की की, उसको तोड़कर यहाँ से गायब हुई हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये 4 लड़कियां कैसे गायब हो गई। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है कि लड़कियों को रेस्क्यू किया जाए, उन्हें वेरीफाई किया जाए कि आखिर वो है कहाँ। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस सुरक्षा को लेकर, इस बालिका गृह की सुरक्षा को लेकर पहले भी कई सवाल उठे हैं और ये फिर एक मामला सामने आया है कि 4 लड़कियां इसी बालिका गृह से लापता हुई है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। उधर गरियाबंद में 9 केंद्रों में लगभग 2 करोड़ के धान सूख गए, लेकिन अब खरीदी केंद्र संचालन करने वाली समितियां इसे पटाने की तैयारी में। और 26 जून को सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक ने नोटिस जारी कर अंतर की मात्रा जमा करने को कहा था। शुरुआती दौर में धान की मात्रा में अंतर किसी बड़ी गड़बड़ी का हिस्सा लग रहा था, पर मामले में जब सच्चाई सामने आई, सहकारी समितियों तक पहुंची, तो मामला उठाव में लापरवाही के चलते मात्रा में आई कमी का लगा है। अप्रैल तक तो हमारा धान तो सुनिश्चित रूप से ना हम उठाव कर लिए थे, उसमें किसी प्रकार का कमी नहीं, किसी प्रकार का कमी नहीं था उसमें अप्रैल तक। लेकिन अप्रैल के बाद जहां डीओ कटा
वो धमतरी से कटा, न कि हमारे गरियाबंद जिले से कटा। जिम्मेदार विपणन संघ है, विपणन संघ का विभाग है। मीटिंग दबाव बनाते थे, कलेक्टर महोदय भी दबाव बनाते थे कि धान उठाओ करके, लेकिन यहाँ डीओ जारी नहीं करते थे। इसमें पूर्ण रूप से जो विपणन संघ है, सर इसकी जिम्मेदारी विपणन संघ की है। उनको क्या 72 घंटे के अंदर बफर लिमिट से एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है तो उनको उठाना जरूरी है, लेकिन वो भी नहीं उठाया। उसके बाद 28 फरवरी लास्ट डेट है पूरे परिधान का, परिवहन का, लेकिन उसमें भी पूरा उठाव नहीं हुआ। इसकी वही है, अब जिम्मेदारी तो उनकी है, नोटिस का तो जवाब देंगे ही हम। शेष धान वो है सर, हम जितने धान खरीदी किए कट्टे में, वो कट्टे जितने धान खरीदी किए वो परिधान पूरा किए हैं, लेकिन वो शॉर्टेज है, वो सुखद का है। वहीं आज भोपाल नगर निगम का बजट आना है। महापौर मालती राय पेश करेंगी बजट। 2500 करोड़ का बजट पेश करेंगी। 2500 करोड़ का बजट पेश होगा। इस बार टैक्स में बढ़ोतरी नहीं कर रहा है नगर निगम। ये अच्छी राहत भरी खबर है कि टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। भोपाल नगर निगम का आज बजट पेश होना है। मेयर मालती राय अपना बजट पेश करेंगी। भोपाल नगर निगम का 2500 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। और अच्छी बात यह है, राहत भरी खबर यह है कि इस बार टैक्स में बढ़ोतरी नहीं कर रहा है नगर निगम। वहीं उज्जैन में हिंदुवादी संगठन के लोगों ने हरी फाटक पुल के पास एक 4 पहिया वाहन में गौवंश को भरकर ले जाते हुए 2 लोगों को पकड़ा। वाहन से खराब हालत में 2 गौवंश बरामद किए गए। साथ ही गाड़ी से पुलिस ने अवैध शराब भी जब्त की है। नीलगंगा पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार एक आरोपी के खिलाफ पूर्व से कई मामले दर्ज हैं, पहले भी कई मामले दर्ज हैं इस पर। वहीं संगठन की मांग है कि गौवंश की तस्करी करने वालों के खिलाफ नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।